हे गाइस, एनी वक्त चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की टावर गॉड एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट वीडियो में हमें पता लगा था काइजर के सैड पास्ट के बारे में कि कैसे वो नेमंड स्टेशन की रूलर बनी और लोपोविया फैमिली ने कैसे उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। वे अपने बैम और कून ने भी एल्फाइन के शैडो फॉक्स को हरा दिया है अपना तेज दिमाग लगाकर। वहीं दूसरी तरफ एंडोर्सी के सामने आ गई है लिलिल जहाद, जहाँ पे उसके दूसरी बहन उसकी फ्रेंड्स को उनका नाम चुरा के अपना स्लेव बनाना चाहती है। वहीं पे बैम एल्फाइन के पास आ चुका है। तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे। उससे पहले आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे बटन दबाकर। तो देखते हैं आगे। जेलफाइन इन दोनों को देखी काफी शौक हो गई थी कैसे कून और बाम उसके शैडो फॉक्स को हरा के उनके सामने आ गए हैं और अब उससे पूछ रहे हैं कि गैलरी का रास्ता कहाँ है। और इसलिए एल्फाइन उन्हें साफ कहती है, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से रास्ता बता दूंगी सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे शैडो फॉक्स को हरा दिया और तुम मुझसे ये इन्फॉर्मेशन निकलवा पाओ इससे पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगी। जिसके साथ ही वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अपना बैम काफी तेज है। वो अपने स्पेशल एबिलिटी यानी कि रिवर फ्लो कंट्रोल का यूज करके उसके मूवमेंट को पॉज कर देता है स्पेस टाइम में। जेलफाइन समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती और अब बैम उसे कहता है, मुझे पता था तुम इतने आराम से तो इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाली, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है 10 बॉसेस के नाम इकट्ठा करने का, इसीलिए हम ये इन्फॉर्मेशन तुमसे निकलवा के रहेंगे। ऐसे मुझे काइजर इस सिचुएशन के बारे में काफी बुरा लगा जानने के बाद, लेकिन फिर भी उसका सैड पास्ट उस सारी चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकता जितनी बुरी चीजें इस प्लेस पर होती हैं उसके अंडर। और अब बैम एल्फाइन के ठीक पीछे आ गया था, जहाँ उसे कह रहा था अगर मुझे 2 ऑप्शन मिले जिसमें से पहला काइजर को बचाना और दूसरा इस जगह को डिस्ट्रॉय करना हो तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा और बिना किसी हेजिटेशन के इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि जीवल ग्रेस रेगुलर ने कॉन्टेक्ट बनाया एल्फाइन के साथ। यहाँ पे बैम ने नेम स्टीलिंग सेरेमनी स्टार्ट कर दी थी, जहाँ वो कह रहा था चाहे तुम लोग सही हो गलत, लेकिन तुमने मेरे दोस्तों को खतरे में डाल दिया और इसीलिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और अगर इसका रिजल्ट ये निकला कि तुम लोग के लिए बहुत बुरा होगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। जहाँ पर काउंटिंग अब चालू हो चुकी थी और काउंटडाउन 6 तक आ गया था और हम देखते हैं काइजर को अपनी गैलरी में बैठे हुए, जहाँ से अपनी माँ की बात याद आ रही थी। इस फ्लैशबैक में हम जान पाते हैं कि कैसे जब उस लड़के के बारे में, ट्रैप के बारे में सबको पता लग गया, उसके बाद काइजर ने किस तरह चीजें फेस की, कैसे उसकी माँ के साथ बहुत सारे लोगों ने दुर्व्यवहार किया। जहाँ वो रोते हुए अपनी माँ से पूछ रही थी कि आपके साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरी वजह से। और हम देखते हैं काइजर की मदर को, जो कि इससे गुस्सा होकर कहती, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा बिहेव ही क्यों किया इतने केयरलेसली, तुम ऐसी कभी नहीं थी, तुमने फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या तुम कुछ दिन अपने ऊपर काबू नहीं रख सकती थी, तुमने इतना स्टूपिड चीज क्यों कर दी। मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं बड़ा किया था, मैंने तुम्हें बचपन से ऐसे संस्कार दिए थे कि तुम सबसे अच्छी बनो। मैं चाहती थी कि तुम प्रिंसेस बनो और तुमने अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे और हमारे पूरी ब्रांच को धोखा दिया है, तुम बेवकूफ हो, गधी हो। और हम देखते हैं 14 साल की काइजर ये सभी बातों को और तानों को सुन रही थी और सिर्फ इतना ही बोल पाती है, आई एम सॉरी मदर, ये सब कुछ मेरी ही गलती है और मुझे मर जाना चाहिए और जब तक मेरी मौत नहीं आती मैं अपने इस पाप का कर चुकाऊंगी आप लोगों के लिए। जहाँ प्रेजेंट में हम काइजर को वापस देख पाते हैं, जिसके माइंड में वापस ये थॉट आ गया कि मुझे इतने सालों बाद सडनली ये चीजें वापस से क्यों याद आ रही हैं। और हम देखते हैं काइजर के पॉकेट बॉल पे एक मैसेज आया था, जो कि था एल्फाइन का, जिसने सारी इन्फॉर्मेशन इसे दे दी थी कि कैसे उसका नाम एनिमी के हाथ लग गया है और वो लोग अब इस एरिया में आ रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ बैम कून और रेड हॉर्न को इसी तरह भागते हुए आते हुए देखते हैं। जहाँ बैम कहता कितने रिलीफ की बात है कि आखिर एल्फाइन ने हमें बता दिया कि गैलरी तक कैसे पहुंचना है। जहाँ कून कहता है उसे बताना ही पड़ता, उसे कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यहाँ का रूल ही यही है कि सर्वेंट को मास्टर के सारे रूल मानने पड़ते हैं। जिसमें बैम उसे कहता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी हेजिटेट तो की थी। और हमें कुछ मिनट पहले के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे नेम स्टीलिंग प्रोसेस पूरा हो गया था और बैम के ऑर्डर की वजह से एल्फाइन उनके लाइट हाउस में वो पूरा रास्ता बता दिया था कि कैसे वो गैलरी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक एक्सकलेटर लेना होगा। जब ऐसा करते हुए एल्फाइन उसे कहती थी, तुमने सही में मुझे पकड़ लिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे मेरे मास्टर बनोगे तो मुझे सबसे पहला ऑर्डर ये दोगे कि मैं अपनी जान नहीं ले सकती, ये सही में अनबिलीवेबल है। जब बैम कहता अगर तुमने अपनी जान ले ली तो तुम भला हमारी किस काम की, और वैसे भी मेरे सामने किसी का मरना मुझे अच्छा नहीं लगता। एल्फाइन उसे तीखी नजर देखते कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो या बहुत स्कैरी। और बैम को जाते हुए एल्फाइन से इतना ही कहती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें रास्ता पता लग गया तो सब चीजें ठीक होंगी, वहाँ पे चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी तुम एक ट्राई कर सकते हो। और तुमने अगर काइजर को हरा दिया तो मैं और काइजर दोनों मान लेंगे कि इस जगह का यही एंड है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है।
जब प्रेजेंट में हम बैम और कून को यही डिस्कस करते हुए देखते हैं कि कैसे वो अल्पाइन की बातों को अभी भी ध्यान से सोच रहे थे कि आखिर वो इस टास्क को इम्पॉसिबल क्यों कह रही थी, क्योंकि वो गैलरी तक जस्ट पहुंचने ही वाले थे। जब कून का कहना था कि शायद वो काइजर की किसी स्पेशल एबिलिटी को लेके इशारा कर रही थी कि काइजर को हराना काफी मुश्किल है, या फिर इस रास्ते में कोई ट्रैप बिछे हुए हैं जिसको पार करना काफी मुश्किल है। कून अभी भी ये चीज कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे यहाँ के लोग स्लेव बनकर किसी और के ऑर्डर को हजारों साल तक मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब बैम का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शायद काइजर को यही लगता है कि यही एकमात्र रास्ता बचा है वापस से अपनी फैमिली में अपनी इमेज बनाने का और उसकी फैमिली की रिकॉग्निशन अच्छी करने का लोबोविया फैमिली में। रेड ऑन पिक्चर्स कहता है क्या रिकॉग्निशन से टेबल पे खाना आ सकता है। यहाँ पे बैम का कहना था कि ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, यहाँ पे काइजर की फैमिली की जिंदगी भी दाव पर लगी थी और इसीलिए काइजर को ये सब चीजों करने में इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता जितना ये तुम लोग को लगता है। क्या कून एंड में कंक्लूड करता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, रिकॉग्निशन मिलता है या नहीं, वैसे भी लोग इसका सिर्फ यूज ही कर रहे हैं और इसी माइंडसेट की वजह से वो इतने लंबे समय से इस घटिया सी जगह पे फंसी हुई है। और एंड में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी के लिए उसे बचाना छोड़ देते हैं और इस पे फोकस करते हैं कि कैसे वो काइजर तक सेफली पहुंचे और काइजर के नाम को स्टील करके एंडोर्सी को भी सेम टाइम पर बचा ले। वहीं ये लोग फाइनली एस्केलेटर तक पहुंच गए थे जिसके थ्रू ये लोग सीधे गैलरी तक पहुंच सकते थे, लेकिन तभी इनके सामने कोई आ जाता है जो इन्हें हे गाइस करके बुलाता है। और जब ये देखते हैं गौर से तो कोई और नहीं बल्कि अपना शिविशु था जो उनकी तारीफ कर रहा था कि वो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसको देखकर कून और बैम दोनों ही शॉक हो गए थे। कून उससे यहाँ तक पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता लगा। जिसमें शिविशु से हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि हमारी टीम को इतना छोटा मोटा मत समझो, और वैसे भी मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट स्काउट हूँ या स्कैलो स्पाई, और अगर बैम हमारे साथ कोऑपरेट करता है स्टार्टिंग से ही तो मैं बैम को भी ये जगह जरूर बताता। और मुझे से भी बहुत बुरा लग रहा है कि तुम लोग को इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी सिर्फ यहाँ तक पहुंचने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वही अब कून शिविशु से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जिस पर शिविशु उस चीज को दिखाते हुए हंसते कहता है ये एक पोकेमॉन बॉल है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। जिसमें कून से डांटते हुए कहता है मजाक करना बंद करो, ये एक शिंशु बम है। और कून के पूछने पर कि इसने अपने हाथ में ऐसे बम क्यों ले रखा है, वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं पोकेमॉन गो मास्टर बनना चाहता हूँ। इस पर से वापस से डांट पड़ती है कून से कि अब मुंह बंद रखो और सीधी बातें बताओ। और शिविशु फाइनली पॉइंट पे आता है और हंसते हुए कहता है कि देखो गाइस, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो इससे हमारी चीज और डिफिकल्ट हो जाएंगी, तुम समझते हो ना। रिस्पॉन्स सुन के कून का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था और वो कहता है तो तुम आगे प्लान क्या करो यहाँ करने की। जहाँ पे शिविशु से बताता है कि एंडोर्सी और हात्सु ये नहीं जानते कि शिविशु इस टाइम यहाँ पर है। वो लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और चाहे वो कुछ भी कहे लेकिन अंदर से वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं लड़ाई करने में ताकि वो अपने से बड़े लोगों की जान बचा सके, अपनी जान खतरे में डालकर भी। लेकिन तुम लोग ये जानते हुए कि एंडोर्सी की जान खतरे में काइजर का नाम चुराने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे पता है तुम्हारे अपने ही रीजन है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ तुम में। और क्योंकि मैं अपनी टीम का लीडर हूँ तो मुझे अपनी टीममेट्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी तुम लोगों से पहले। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मैं तुम्हें काइजर तक नहीं पहुंचने दूंगा और इसीलिए मैं तुम लोगों से फाइट भी नहीं करना चाहता ऐसे सिचुएशन में। इसीलिए मैं ये बम लेकर आया हूँ, जिसके साथ ही वो उसे एस्केलेटर में फेंक देता है और इनसे ही पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जिस पर कून बैम को कहता है उस शिंशु बम को रोको, लेकिन बैम इससे पहले रिएक्ट कर पाता। हम देखते वो बम सीधे एस्केलेटर पे जाता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जब शिविशु वहां से निकलने से पहले वो इतना कहता है मुझे भरोसा है तुम कोई और रास्ता ढूंढ लोगे। और वो आखिरी बार इनसे पूछता है तो बताओ खून तुम क्या करने वाले हो। जहाँ दूसरी तरफ अब शीलल जहाद भी हात्सु के साथ एक बहुत ही खतरनाक फाइट में इन्वॉल्व हो चुकी थी। जहाँ पे हम देखते हैं कि शीलल जहाद काफी इम्प्रेस थी हात्सु की स्किल से, जहाँ उसकी तारीफ करते ये भी कहती है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम सही मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहे हो जबकि तुम किसी 10 ग्रेड फैमिली से भी नहीं आते। हात्सु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारी स्किल कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और हात्सु का ये भी कहना था कि तुम मेरी बेइज्जती इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बायस है, क्योंकि तुम एक बढ़िया फैमिली में पैदा हुई हो। और अपने क्लोज अटैक के साथ ये भी कहता है कि कम से कम एंडोर्सी तुम्हारे जैसी तो नहीं है जो लोग को जज करे सिर्फ इसलिए कि वो कौन सी फैमिली से आते हैं। जहाँ पे शीलल जहाद हंसते हुए कहती है बिल्कुल सही कहा, और उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि वो भी हमारी तरह कभी नोबल फैमिली से आई ही नहीं। जहाँ पे हात्सु के खतरनाक अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर जाती है, जिसको देखकर हात्सु भी कंफ्यूज हो गया था। और इसके बाद शीलल जहाद का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हात्सु के ऊपर आता है, जिसकी वजह से काफी दूर जाए गिरता है। और हम देखते हैं कि हात्सु की तलवार में क्रैक आ गया है, जहाँ वो सोचता है क्या ये स्वॉर्ड भी अपने लिमिट पे आ गई। शीलल जहाद यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हुए हात्सु को कहती है
कि मैं एंडोर्सी से नफरत नहीं करती, लेकिन मैं उसे एक्नॉलेज भी नहीं करती क्योंकि वो प्रिंसेस की तरह ही बिहेव ही नहीं कर सकती। उसके अंदर प्रिंसेस वाली बात नहीं। ऐसे मेरी बहन उसे थोड़ा सा नफरत जरूर करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब से उसने टावर क्लाइम करना शुरू किया है, एंडोर्सी ने सबसे पहले एनेक्जात की हेल्प की, जो कि ज़ात फैमिली के लिए एक शेम है। उसके बाद केयरलेसली वो एक छोटे से ट्रैप के अंदर फंस गई और उसने अपना रियल नेम गवा दिया। और चीजें यहीं खत्म नहीं होती, वो एक स्लेयर कैंडिडेट की दोस्त भी है, और इसीलिए मेरा मानना है कि उसके पास कोई भी राइट नहीं है जहाज प्रिंसेस की पोजीशन को होल्ड करने का। और तुम लोग अगर सही में उसके अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें उसको समझाना चाहिए था, ताकि वो अनकज़ात या फिर वियोल जैसे लोगों से दूर रहे। और वैसे भी एंडोर्सी की यही डेस्टिनी है कि वो इन जैसे लोगों से लड़े। जिस बातों को आज सुबह तक ध्यान से सुन रहा था, वो अब और चुप नहीं रह सकता। वो कहता है कि अगर ऐसी ही डेस्टिनी है फाइट करने की तो शायद सच भी हो, लेकिन इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी फ्रेंड्स रहेंगे। और चाहे हम लड़ते हुए आपस में झगड़ा जरूर करें, एक दूसरे की बातें ना माने, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की जान इसलिए नहीं ले लेंगे क्योंकि किसी और ने हमसे कहा। और ये सही बात है कि एक दिन एंडोर्सी को ज्यूल गेज से फाइट करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर कोई मुझे फोर्स करेगा ये कह के कि मेरी डेस्टिनी है अपने दोस्त से लड़ना, तो मैं उससे लड़ने की जगह डेस्टिनी से ही फाइट करूंगा। जिसके साथ ही हात्सू अपनी तलवार चेंज कर लेता है, जिसे देखकर शील्ड जहाज भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। वो इसी नॉबे शिफ्ट हो जाता है काइजर के ऊपर, जहाँ उसको पॉकेट बॉल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कैसे एस्केलेटर से उसके एनिमी आ रहे हैं। जब काइजर अपने मन में सोचती है कि एल्फाइन ने जिस एस्केलेटर के बारे में बताया वियोल को, वो पक्का गैलरी की तरफ ही आता है, और ये भी उसने तभी किया होगा जब उसे उसके ऑर्डर मानने ही पड़े होंगे। लेकिन अल्फाइन ने वियोल को ये नहीं बताया होगा कि एस्केलेटर के आधे रास्ते के बाद वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब हैं, जो किसी की भी जान लेने के लिए काफी है जो उस पर आएगा। और गैलरी तक आने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है वो फ्लोटिंग आइलैंड, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है। और इन द एंड वियोल और उसके दोस्त एस्केलेटर पर जैसे ही चढ़ेंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा कि कब उनकी मौत हो गई। और अपने काइजर अपने मन में सोचती है कि एल्फाइन उनको डायरेक्टली इनके सामने भेज सकती थी, उसने इतनी सारी चीजें करने की परेशानी क्यों उठाई। और अब उसके सिर्फ एक ही एनिमी बचे हैं लगता है, वो एंडोर्सी और उसकी टीम। जब काइजर के मन में एक बार ये भी थॉट आ रहा था कि अगर वो एंडोर्सी को उसके प्रिंसेस पोजीशन से जबरदस्ती हटा देती है तो क्या फैमिली लीडर उसे एक सेकंड चांस देंगे, क्या उसे वापस से अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा, या और कितने लंबे समय तक उसे यहाँ का नकली रूलर बन के रहना पड़ेगा। ये सब बातें जहाँ काइजर के मन में चल रही थी, तभी वहाँ पे धमाका होता है और हम देखते हैं काइजर के पीछे बैम को खड़े हुए, जो कि अपनी फ्लोटिंग शिप लेके वहां पर पहुंच गया था, जिसका एक ही मतलब है कि उसने उन सब चीजों को फिगर आउट कर लिया। जहाँ बैम काइजर को देखते हुए इतना ही कहता है कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे नाम को चुराने के लिए। जहाँ काइजर को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो यहाँ पे जिंदा पहुंच गया। जब सुविशु को दिखाया जाता है जब उन्होंने सोचा था कि बैम और कून इस रास्ते को मैसअप न करना, जहाँ सेविशु अपने उन्हें सोचा था कि इस मौके को बैम और कून खराब मत करना। और हम देखते हैं बैम को जो कि काइजर के सामने था, और काइजर ने भी उसे नोटिस कर लिया था, लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। जहाँ पे बैम उसे कहता है कि हम लोग थोड़े से लकी हो गए, और कून का कहना था हम शायद मारे जाते अगर सेविशु हमारी हेल्प ना करता। और हमें लगता है उसने पहले से सारे प्लान कर लिए थे जिसके थ्रू वो तुम्हें डिफीट कर सके, और इसीलिए शायद वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी था। और यहीं पे कून खुश होते हुए एक स्माइल के साथ से कैसा है, तो काइजर तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब तुम्हें पता है कि 1000 साल तक जिस टाइटल को तुमने गार्ड किया वो तुमसे अब छीना जाएगा। और कून तो उसे यहाँ तक कहता है कि अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो मैं ये चीज पहले ही मान लेता कि यही मेरी किस्मत है यहाँ पर हारने की। जब काइजर गुस्से में से कहती है तुम किस्मत की बात कर रहे हो, क्या जोक है ये। और काइजर इन्हें वार्न करते हुए कहती है अगर अल्फाइन ने तुम्हें कोई यूजलेस सी कहानी सुनाई है तो उस पर भरोसा मत करना, और मेरे लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी अपने मन के अंदर बिल्कुल मत लाना। और मैं तुम्हें इतना सजेशन दूंगी तुम जितनी जल्दी हो सके मुझसे पीछा छुड़ा लो, क्योंकि एक बार ही मेरे मन के अंदर ये थॉट नहीं आया कि मैंने जो चीजें यहाँ पे की हैं वो किसी तरह की सिंपैथी डिजर्व भी करती है। हम काइजर को देखते ये बोलते हुए कि मैं एग्जाम्पल हूँ उन सभी चीजों का जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, कि मैं ही हूँ बुराई की पराकाष्ठा, या ऐसा कहीं पीक ऑफ द इविल। और अगर थोड़ी सी सिंपैथी तुमने फाइट के अंदर मेरी तरफ दिखाई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर बैम भी अब काइजर के ठीक सामने आ गया था, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज कहता है कि काइजर क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ हमारी लड़ाई से पहले। ना काइजर ने भी ऐसी बात आज से पहले नहीं सुनी थी। वहीं बैम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर इस फाइट में मैं जीता तो तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा। वहीं यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है एक और 10 बॉस को, जो कि बहुत लंबे टाइम से अंडरग्राउंड छुपा हुआ था, जो कि इस जगह पे काफी बोर हो रहा था। और हमने सोचा था कि मुझे उस पानी के अंदर ही छुप जाना चाहिए था वापस, जहाँ मैं इतने सालों से छुपा हुआ था।
जिस जगह पे गार्ड बनना बहुत ही बेकार है और वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। वैसे भी वो सारे लोग उन जगहों पे ढूंढ रहे होंगे जहाँ पे हम जनरली हॉस्टेज को रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी जो कि हमारे पास भी है और इसीलिए हमने हॉस्टेज को इस बार दूसरी जगह रखा और उन लोगों को इसके बारे में कुछ भनक भी नहीं है और ये सभी लोग मारे जाएंगे किसी कुत्ते की तरह जब उनके सामने आएगा इनिटिया। और तभी उसके रेडियो पर ये इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे कुछ इंट्रूडर डिटेक्ट किए गए हैं यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर। और हम देख पाते हैं यहाँ पे था साची, रियून और बोरो। और इस टेन बॉस का दिमाग खराब हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ काइजर और यही इस जगह के बारे में जानते हैं। वही हम बोरो को देखते हैं जो कि उस ड्रोन को देख के समझ जाता है कि लाइट और किसी चीज को देख के रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब होस्टेज कुछ ज्यादा दूर नहीं। वही बोरो अब रियून की एबिलिटीज को देख के काफी इम्प्रेस हो गया था, जहाँ पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि रियून ऐसे अलग जगह पे क्यों जा रही है बाकी लोगों से, लेकिन रियून की एबिलिटीज की वजह से उन्होंने होस्टेज को बहुत ही आराम से ढूंढ लिया। हॉस्टेज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए थे ताकि वो जल्दी जल्दी हॉस्टेज को ढूंढ ले और बैम को एक रिलैक्सेशन मिल सके काइजर से फाइट करने में। और थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं उनके सामने आ जाता है रेगुलर जो अपने हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था एकदम बैड एस डूड की तरह और उन्हें कह रहा था तुमने उस जगह को ढूंढ लिया जो किसी को पता नहीं थी। लेकिन ऐसे एनिमीज से जिन्होंने मेरे भाई हैसी को हराया उनसे कुछ कम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। वही बोलो जब हैसी का नाम सुनता है वो समझ जाता है कि वो तो वही बॉस है जिसको रैन ने हराया था। हमें पता लगता है कि ये रेगुलर हैसी का बड़ा भाई है जिसका नाम है जेएम। जिसकी बातों से हमें पता लगता है कि कैसे इन दोनों भाइयों ने साथ में टावर क्लाइम किया और दोनों साथ में यहाँ फंसे। ये ज्यादा पावरफुल था लेकिन जब इसने सुना कि हैसी भी लोएस्ट रैंक्स में से एक बॉस बन गया है तो इसे लगा कि अब सब ठीक होगा, लेकिन फिर तुम लोग आए और उसने उसका मर्डर कर दिया। और इसी चीज का गुस्सा अब जेम इन पे निकालने वाला है जिसने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था और वो इन लोगों से अब बदला लेना चाहता है। वही नोविक जो उनके साथ था वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने हम पे पहले हमला किया था और वो मिट्टी में बदलता था, क्या तुम किसी एक चॉकलेट क्रीम हो? जिस पर जेन कहता नहीं, मैं हूँ स्टील ह्यूमन और मेरी बॉडी किसी भी स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कोई भी मुझे इसे डैमेज नहीं कर सकता और मेरी बॉडी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसके साथ ही वो रोटेट करके इनके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। यहाँ पे जेम का सबसे पहला अटैक नोवी के ऊपर ही होता है जहाँ हम देखते हैं कि अपनी टेल का यूज करके अपनी बॉडी को बहुत तेज रोटेट कर रहा था, जहाँ वो धूल से बाहर आते हुए कहता है कि एक डाउन हो गया, नेक्स्ट कौन है? यहाँ पे बोरो से पॉइंट आउट करते बताता है तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा है और हम देखते हैं नोवी का एक बहुत ही खतरनाक रेड स्प्लिट पंच एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट में बदल जाता है, जहाँ पे साथी उसे देखे कहता है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लगता है इसको कुछ एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस लेनी चाहिए। वही रून नोवी को रोकते कहती है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा गुस्सा, चलो यहाँ से हमें जल्दी ही हॉस्टेज के पास पहुंचना है, हम उनके बहुत पास है। चाहे लोग जाते हुए अपने डिस्कस कर रहे थे क्या सही में चॉकलेट क्रीम था, जहाँ कोई कहता है पता नहीं। और वहीं ये लोग ठीक सामने आ गए थे एक दूसरे 10 बॉस के, जो इन लोगों से यही पूछा था कि ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे, क्योंकि इसे शक था कि शायद इनके बीच में कोई गद्दार है। शायद 10 बॉस में से किसी ने इनको इन्फॉर्मेशन दी। उसे शक युकान पे था, यानी कि टॉक दी वेस्टमैन पे। उसे कोसते हुए यहाँ तक कहता है कि वही ऐसा हो सकता है जो ये काम करेगा, और वैसे भी वो अल्फाइन को बहुत ही अजीब नजरों से देखता था। लेकिन यूनो से कहती है कि नहीं, तुम्हारे बीच कोई भी गद्दार नहीं है, हमें किसी इन्फॉर्मेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास है उससे भी ज्यादा प्रिसाइज रास्ता बताने वाली ह्यूमन जीपीएस। लेकिन ये बॉस कहता है कि अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बस शांति से मर जाओ। इसके साथ ही अपनी स्पेशल एबिलिटी के उन पे ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मेरी शिंशु बॉल में फंस गए तो तुम लोग सफोकेट होके मर जाओगे। इसके साथ ही साची भी अपने वाइन का अटैक कर देता है उसके ऊपर, और हंसते हुए कहता है अगर उसमें पकड़े ही ना जाए तो ये तो यूजलेस हो जाएगा। और ये देखकर ये 10 बॉस भी कहता है कि तुमने एक ही शॉट में मेरी शिंशु बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे सब कहते हैं साची पाकर। लेकिन के साथ ही उन्हें कहता है तुम्हें लगता है कि चीजें यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम खुद को बुद्धू बना रहे हो, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि अगर काइजर ने मुझे यहाँ भेजा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। और वैसे ही मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो अपने दोस्तों को कभी नहीं बचा सकते। और बाकी भी पूछने में बताता है कि मैं हूँ लुलू अंडर वाटर डार्क लैंड से, और मेरे अंदर एक बहुत ही खास एबिलिटी है जो किसी जगह की शिंशु को वाटर से ऑक्सीजन के अंदर या ऑक्सीजन को वाटर के अंदर चेंज कर देती है। और मैं ये सेम एबिलिटी अपने लिए भी यूज कर सकता हूँ और पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें रैक और बाकी लोगों को दिखाया जाता जो कि हॉस्टेज थे, जहाँ पे लुलू कह रहा था कि लेकिन अगर क्या होगा अगर मैं कंटेनर के पानी को बढ़ा दूं सारे शिंशु का जो कि ऑक्सीजन के फॉर्म में है अभी, तब तो पक्का तुम्हारे दोस्त डूब के मर जाएंगे, क्यों है ना। और ही सुनते उसे कहता है रुक जाओ रुक जाओ,
वहीं पे अब लुलु ने धमकाते कहता है अगर तुम अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देखना चाहते तो थोड़ा सा भी आगे मत बढ़ना। वह धमकाते हुए ये भी कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करो उस कंटेनर को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि तुम अपनी स्ट्रेंथ से इसे कभी तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी वर्कशॉप ने बनाया है और इसे खोलने का सिर्फ एक तरीका है, वो चाबी जो कि 10 बॉसी में से किसी एक के पास है। और तुम वानी यानी कि उस 10 बॉस को कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे और ना ही उस चाबी को, क्योंकि वो जिस रूम में छुपा है उस रूम की चाबी भी उसी के पास ही है जिससे वो रूम खुल सकता है। और इसी के साथ ही जोर जोर से हंसने लगता है हा हा करके। लेकिन तभी तब सब शौक हो जाते हैं जब रियून एक चाबी को दिखाते हुए कहती है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। इसे देखकर लुलु की आंखें फट जाती है। रियून से पूछता है कि तुम्हें ये चाबी कैसे मिली, जिस पर रियून कहती है हमने जो चुरा ली थी तुम्हारे दोस्त से जो कि लगभग पूरे चाबियों के अंदर ही डूबा हुआ था। अब लुलु के सामने कोई भी रास्ता नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आप चल क्या रहा है, भला कैसे पॉसिबल है कि वानी को इन लोगों ने ढूंढ लिया और उसमें भी इतनी सारी चाबियों में से उन्हें वही चाबी मिल गई। इसके मन में ये भी थॉट आता है क्या वानी ने इन्हें धोखा दे दिया, लेकिन वो तो उससे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो डोर ही अंदर से बंद था। उसे अपने ऊपर ही शक होने लग गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की है कौन। रूम जब इस बात को सुनती है तब अपने मन में सोचने लगती है एक ऐसा रूम जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता, कितना इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। लेकिन इस टावर पे ऐसा कोई रूम नहीं है जिसे ढूंढा न जा सके। हाँ ऐसे रूम जो हो सकते हैं जिन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए किसी भी रूम को ढूंढना इस टावर के ऊपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। और तुम्हारे दोस्त के रूम के बीच में एक और बहुत बड़ी वीकनेस थी कि उसे अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता था। जहाँ में कुछ लोगों को जमीन पड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कहते हैं कि वो लड़की मॉन्स्टर है। वही जून एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि गॉड किसी को भी एब्सोल्यूट एबिलिटी नहीं देते। और तुम लुलु क्या करने वाले हो। जब लुलु कंटेनर पे अपना हाथ रखता है वहीं पे लुलु से धमकाते हुए कहती है अगर तुमने अभी अपना सही रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम्हारे डिसीजंस बिल्कुल तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होने वाले। वहीं पे हम वापस सीन फोर्स करके एक काइजर को देखते हैं जहाँ सुनते हैं कि काइजर बैम से किसी चीज का प्रॉमिस की थी। ऐसे तो उसे इस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं पता कि आखिर बैम ऐसा क्यों चाहता है उससे, लेकिन उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब बैम जॉब को सुनकर उसे थैंक्स करता है, लेकिन काइजर उसे हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं हारने वाली नहीं हूँ। इसी टाइम पर कून के लाइट हाउस पे बीप बीप की आवाज आती है जहाँ पे पता लगता है कि ये एक मैसेज था जो कि रियून ने भेजा था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे उसने एलिगेटर को बचा लिया है और वो बैम को उसका प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए कह रही है। और यही बात कून बैम को ही बताया जाता है। ये सुनकर बैम सही में खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है। वहीं काइजर जब इस न्यूज को सुनती है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उन्होंने होस्टेज को कैसे बचा लिया, क्योंकि वो उस जगह पे थे जहाँ पे कभी उनको ढूंढ ही नहीं सकते थे। आखिर उन्होंने किया क्या। वहीं दूसरी तरफ बैम अब काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था और कॉन्फिडेंट भी था, और साथ ही वो काइजर को ये भी कहता है कि अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है होल्ड बैक करने का, और जैसा तुमने रिक्वेस्ट किया था मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अपना रेड थ्रोन भी निकाल लेता है, ये कहते हुए कि इस फाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं और बहुत सी लोगों की लाइफ भी दाव पे लगी है। जहाँ पे काइजर भी यही सेम बात कहती है कि मेरे लिए भी यही सेम बात है और मैं तुमसे नहीं हारने वाली। इसी के साथ टावर गॉड की एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे एक तरफ हमें पता लगा कि रियून जो स्टार्टिंग से काफी अजीब बिहेव कर रही थी उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वो फ्यूचर देख पाती है और उसे वो पाथ पता था जिसके थ्रू सीधे होस्टेज तक पहुंच गई जैसे वो नीमंड में आई थी। वही आने वाली वीडियो में आप देख पाओगे बैम और काइजर के बीच के बहुत खतरनाक सी फाइट, और हमें यही पता लगा कि आखिर बैम ने काइजर से कौन सा प्रॉमिस मांगा है और क्या वो उसे इस जगह से आजाद करवा पाएगा या नहीं। क्या काइजर के साथ कभी जस्टिस होगा जो लोपोविया फैमिली ने उसके साथ किया था, और एंडोर्सी के साथ क्या होगा क्योंकि उसके पीछे दो दो प्रिंसेस और जहाज पड़ी हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो जहाँ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय।